सुनीता ट्रेन में ब्रेड पकौड़े बेचा करती थी। रोजाना सुबह उठकर वो गरम गरम ब्रेड पकौड़े बनाती और ट्रेन में बेचती। ब्रेड पकौड़ा ले लो, ब्रेड पकौड़ा, गरम गरम ब्रेड पकौड़ा, हरी लाल चटनी के साथ गरम गरम ब्रेड पकौड़ा ले लो। अरे एक ब्रेड पकौड़ा देना। ये लो साहब, 10 रुपए का हुआ। ये लो 10 रुपए। हेलो, हाँ बोलो। फोन में आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी पकौड़े बेच रही हो, तुम घर पहुंचो। और हाँ, सब्जी लेते जाना। पूजा को बोलना मैं थोड़ी देर में घर में आ जाऊंगी, तब तक वो सब्जी बनाकर रख लेगी। हाँ रखती हूँ, पकौड़े बेचने दो आप, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे तो ग्राहक खरीदेंगे नहीं। सुनीता का पति मोहन रेलवे स्टेशन पर ही कुली का काम करता था। दोपहर के समय जब धूप बढ़ जाती तब मोहन घर चला जाता था। फिर शाम के समय वो स्टेशन पर आता और देर रात तक काम करता। अपने पति की मदद करने के लिए सुनीता ने सुबह सुबह ट्रेन में पकौड़े बेचना शुरू किया था ताकि घर के खर्चे में मदद हो सके। सुनीता और मोहन की एक ही बेटी थी जिसका नाम था पूजा। पूजा की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष की थी। पैसों के अभाव के कारण पूजा 6ठी क्लास तक ही पढ़ी थी। ऐसे ही सुनीता का काम चल रहा था, पर अब सुनीता की देखा देखी और भी पड़ोस की औरतों ने ब्रेड पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। अब सुनीता किसी का हाथ तो रोक नहीं सकती थी, पर वो परेशान हो गई क्योंकि इस वजह से उसके काम पर असर पड़ गया था। जहां पहले वो रोजाना के 30-40 पकौड़े आराम से बेच लेती थी, वहीं अब 10 पकौड़े भी बड़ी मुश्किल से बिक रहे थे। सुनीता एक काम कर, तू ये ब्रेड पकौड़ा बेचना छोड़ दे। बेकार में तू रोज नुकसान करती है। बेसन, तेल, ब्रेड, मिर्च, मसाला, सब कुछ तो लगता है। कमाई 100 रुपए की नहीं होती और लागत उससे ज्यादा की होती है। हाँ, थोड़े दिन और देखती हूँ, अगर नहीं चला तो कुछ और सोच लूंगी। अभी जो बनाए हुए हैं वो तो बेच ही आऊं। माँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज घर पर तो कोई काम है नहीं और तुम कह रही हो कि तुम्हारे सिर में भी दर्द है। तुम जाओगी तो मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। चलो मैं साथ चलती हूँ। लेती जा पूजा को, सही कह रही है। अकेले कहीं चक्कर खाकर गिर गई तो और मुसीबत आ जाएगी। काम की चिंता से कुछ दिनों से सुनीता का बीपी बढ़ा हुआ था। इस वजह से उसके शरीर में भी दर्द था। पूजा भी सुनीता के साथ ब्रेड पकौड़े बेचने चली गई। बेटा, एक ब्रेड पकौड़ा देना। जी आंटी जी, ये लीजिए। ब्रेड पकौड़े ले लो, ब्रेड पकौड़े, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, लाल हरी चटनी के साथ स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़े। अरे सुनीता, आज तू अपनी बेटी को भी ले आई ब्रेड पकौड़ा बेचने के लिए, पर इस डिब्बे में बेकार है तेरा घूमना। यहाँ पर मैं ये सभी यात्रियों को पकौड़े बेच चुकी हूँ। हाँ माँ, बड़ी मुश्किल से एक ही ब्रेड पकौड़ा बिका है। सब पहले ही मंजूताई से पकौड़े खरीद चुके हैं। हाँ मैं जानती हूँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मंजू पहले ही आ गई थी और उसके बिक गए। पूजा बिटिया, हम किसी के हाथ तो रोक नहीं सकते। मैं जानती हूँ मंजू, तूने मेरा काम खराब किया, पर मैं तुझे कुछ कह नहीं सकती। तू कोई और काम भी खोल सकती थी, पर तूने मेरी रोजी रोटी पर लात मारी है। अरे तो जो चलता काम होगा वही तो करूंगी, मेरी मर्जी, मैं जो बेचूं। ट्रेन में मेरी अच्छी कमाई हो रही है तो तू जल क्यों रही है? मैं जल नहीं रही हूँ मंजू, पहले मैं ब्रेड पकौड़े बेचती थी, तू तो अभी आई है। जली तो तू थी मेरे काम से, इसीलिए तो तूने मेरे देखा देखी ये काम शुरू किया। माँ, दूसरे डिब्बे में चलते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इनके साथ बहस में पड़ोगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। सुनीता और पूजा दोनों ट्रेन के दूसरे डिब्बे में पहुंच गई। सुबह का समय था। डिब्बे में बहुत से यात्री अभी सो रहे थे। अचानक सुनीता की नजर एक विदेशी महिला पर पड़ती है। विदेशी महिला प्रेग्नेंट थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। प्लीज प्लीज हेल्प मी, क्या यहाँ कोई आसपास डॉक्टर है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैडम जी, डॉक्टर तो है, पर आपको स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। यहाँ स्टेशन के पास ही एक डॉक्टर की दुकान है। हाँ, मुझे यहीं उतरना है, मेरा होटल बुक है, पर अचानक मेरे पेट में दर्द हो गया। मेरा 5th मंथ चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती नहीं कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो और मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी माँ बनने के दौरान 9 महीनों के बीच इस तरह के दर्द हो जाते हैं। डॉक्टर दवाई देगी तो आप ठीक हो जाओगे, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सुनीता और पूजा ने मिलकर उस विदेशी महिला का सामान उठाया। विदेशी महिला को सहारा देते हुए स्टेशन के पास ही एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक था। सुनीता और पूजा उस विदेशी महिला को डॉक्टर के पास ले गई। देखिए मारिया जी, वैसे तो आपको ऐसे समय में ट्रेवल नहीं करना चाहिए था, पर आपने बताया कि आपको अर्जेंट आना था इंडिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ की वापसी है ना, मैं तब तक के लिए कुछ अच्छी दवाइयां लिख दूंगी जिससे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप आराम से ट्रेवल करके विदेश वापस लौट सकते हो। बस थोड़े दिन आराम करना होगा और पूरा ख्याल रखना है। डॉक्टर जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने उनकी सारी दवाइयां वगैरह देख ली है ना? हाँ हाँ, मैंने सारी दवाइयां देख ली और कुछ ऐड भी की हैं दवाइयां जो आपके पेट में दर्द में आराम देंगी। पौष्टिक खाना खाइए और कुछ दिन रेस्ट कीजिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद सुनीता उस विदेशी महिला से बोली,
मारिया मैडम, आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर चलो, फिर जब आपको आराम मिल जाएगा तब आप होटल चले जाना। वहां आप अकेले रहोगे तो हमें भी आपकी चिंता होगी। ओह, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो सुनीता जी। ठीक है, मैं कुछ देर आपके घर पर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर रात को होटल चली जाऊंगी। मारिया सुनीता और पूजा के साथ उनके घर आ जाती है। मारिया देखती है कि सुनीता बहुत गरीब है। उसका घर एक छोटा सा कमरा है और उसी में ही उसने एक रसोई बना रखी है। मारिया को एहसास होता है कि भले ही सुनीता गरीब है पर दिल से वो बहुत अमीर है। मारिया को पता चलता है कि सुनीता का ब्रेड पकौड़े का काम सही नहीं चल रहा। वो सुनीता को कुछ नया बेचने की सलाह देती है। मारिया जी, थोड़ी खिचड़ी और ले लो। बस सुनीता जी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। पेट में दर्द में बहुत आराम है, डॉक्टर ने जो दवाई दी उससे बहुत फर्क पड़ गया। वैसे आपने जैसे बताया कि ब्रेड पकौड़े का काम चल नहीं रहा, आप लोग कुछ और क्यों नहीं बनाते, जैसे कुछ डिफरेंट जो ट्रेन में ना बिकता हो। मैंने ट्रेन में सफर करते हुए देखा, ट्रेन में पिज्जा जैसा कोई आइटम नहीं दिखती। आप लोग ब्रेड पिज्जा क्यों नहीं ट्राई करते, बहुत टेस्टी भी होता है और बनाने में भी आसान, लोग ब्रेड पिज्जा खाना पसंद भी करेंगे। पर मारिया दीदी, हमें तो ब्रेड पिज्जा बनाना आता ही नहीं है। उसकी टेंशन मत लो, वो मैं बनाना सिखा दूंगी। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी तो आप लोगों के लिए कुछ करूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका ब्रेड पिज्जा का काम चल जाएगा तो कोशिश करके देखते हैं। मैं एक दो दिन आपके पास रुक जाती हूँ, फिर होटल चली जाऊंगी, तब तक आप पिज्जा बनाना सीख जाओगे। पूजा, मैं तुम्हें कुछ सामान बताती हूँ, मार्केट से ले आओ। मारिया ने 2 दिन तक सुनीता और पूजा को ब्रेड पिज्जा बनाना सिखाया, सामान भी लाने में मदद की। उन्होंने सीखा कि किस तरह से ब्रेड पर सॉस, सब्जियां और चीज डालकर तवे पर पकाना है। वो पिज्जा छोटे बच्चे बड़ों सभी को पसंद आने वाला था। मारिया ने कुछ पैसों की भी मदद की। बहुत साफ सफाई के साथ पिज्जा को कैसे पैक करके बेचना है, ये सारे काम मारिया ने सुनीता और पूजा को बताए ताकि ब्रेड पिज्जा देखने में आकर्षित लगे। तीसरे दिन मारिया अपने होटल जा चुकी थी, पर उसने जो ब्रेड पिज्जा बनाना सुनीता और पूजा को सिखाया था, उस पर काम करते हुए सुनीता और पूजा ने पहली बार ट्रेन में ब्रेड पिज्जा बेचना शुरू किया। मंजू और बाकी औरतें भी हैरान थी कि सुनीता खाने की ये क्या नई आइटम ले आई है। फटाफट से सुनीता के ब्रेड पिज्जा बिक रहे थे। ब्रेड पिज्जा ले लो, गरम गरम ब्रेड पिज्जा, चीजी और टेस्टी टमाटो केचप के साथ। वाह माँ, तुमने तो बिल्कुल सही बोला, मारिया दीदी ने यही कहा था। सब हमारे ब्रेड पिज्जा बहुत पसंद कर रहे हैं। मारिया आंटी का आइडिया काम कर गया। हाँ, हमारी अच्छी बिक्री हुई है। लोग हैरान थे कि ट्रेन में पिज्जा भी मिलने लगा है। धीरे धीरे रोज के ऑर्डर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद मारिया वापस जाने लगी, तब वो सुनीता और पूजा से बोली, पूजा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई फिर से शुरू करो। सुनीता, तुम और मोहन दोनों मिलकर ब्रेड पिज्जा का स्टॉल चलाना। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करना। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो और पूजा दोनों मारिया को दिल से धन्यवाद कहती हैं। कुछ दिनों बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुनीता और मोहन मिलकर ब्रेड पिज्जा का स्टॉल लगाने लगे और इधर पूजा ने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी के पीछे चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। सासू माँ, हम लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। बताइए क्या बनाना है खाने में? बहू, ऐसा कर, सबके लिए 4-4 रोटी बना ले, मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहां पर पायल की ननद मोहिनी आ गई। माँ, आज भाभी पहली बार हमारे घर आई हैं, हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा। मोहन घर के बाहर से उनकी ये सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। खैर, पायल ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबाड़ बिनने निकल गया। आजकल लोगों ने कूड़ा कचड़ा तो सड़क पर फेंकना ही बंद कर दिया है। तभी मोहन को एक कूड़ादान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। सारा कबाड़ मुझे उस डस्टबिन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें खाने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, मटर पनीर और चावल भी हैं। ये खाना भले ही जूठा हो, लेकिन खाने में तो सही ही है, अभी खराब भी नहीं हुआ है। मोहन ने सारा खाना बटोर कर अपने पास रख लिया और फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम को पायल की ननद ने उससे कहा, भाभी, आज रविवार का दिन है और हमारे गांव में रविवार को बाजार लगती है, चलिए मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ मोहिनी, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। पायल और मोहिनी बाजार घूमने निकल गए। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो शॉपिंग कर पाए।
बाजार की रौनक देखकर ही वो अपना दिल बहला रही थी। तभी अचानक मोहिनी एक मोमोज के ठेले को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ मोहिनी, तुमको मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी, आज तक हमने कभी भी मोमोज नहीं खाए, बस देखकर ही मन बहला लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते हैं, मोमोज की महक भी ले लेंगे। हाँ हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों ननद भाभी मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़े हो गए। ये दोनों बस खड़ी थी, तभी ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज बनते कैसे हैं। हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी तुरंत भीख मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा फ्री में। चाचा पागल हो गए हो क्या? हमने आपसे कब भीख मांगी? मोहिनी चलो यहाँ से, इनसे बहस मत करो। हमारे पास पैसे नहीं और फालतू में यहाँ खड़े हैं तो उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि हम भिखारी हैं। पायल और मोहिनी उसी वक्त मार्केट से अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। मोहिनी, मैंने मोमोज बनाने का तरीका उस ठेले वाले का देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाए तो मैं उससे भी स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। खैर, पायल खाना बनाने ही वाली थी कि तभी राकेश कूड़ेदान से उठाया हुआ खाना लेकर घर पहुंच गया। रुक जाओ पायल, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ तुम सबके लिए। अरे बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? आज मार्केट में एक शादी पार्टी हो रही थी, मैं वहीं पर कबाड़ उठाने गया था, तो लोगों ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। क्या बात है भैया, कितने सालों बाद हम इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। थोड़ी देर में सभी लोग एक साथ बैठकर कचरे का उठाया हुआ खाना खाने लगे, लेकिन इस बारे में मोहन के अलावा किसी को नहीं पता था। उन्हें खुशी खुशी खाना खाता देख मोहन खुश भी हो रहा था और उसके अंदर एक दर्द भी था। कितना बदनसीब हूं मैं, अपने घर वालों को कचरे का उठाया हुआ खाना खिला रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, खाना खराब तो है नहीं, इसी बहाने इनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी तो आई। लेकिन आधी रात में ही सभी का पेट खराब होने लगा। सभी लोग बार बार लोटा लेकर खेतों में शौच के लिए जाने लगे। मोहन भी कई बार शौच करने गया, तभी उसकी सास ने कहा, मोहन बेटा, ये कैसा खाना लेकर आया था तू? हम सबका पेट खराब हो गया। इससे पहले कि मोहन उनकी बात का कोई जवाब दे पाता, पायल बीच में बोल पड़ी, सासू माँ, इसमें मोहन जी की कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा खाना हमने कई सालों से खाया नहीं था, तो शायद इसीलिए हम पचा नहीं पाए। ये बात सुनकर मोहन को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। तभी उसकी सास ने कहा, हमारे पास डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे तो है नहीं। ऐसा करो, गर्म पानी में थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा काला नमक डालकर पी लो सब लोग, पेट सही हो जाएगा। ये दादी माँ का नुस्खा है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक भी हो गया। मोहन काम पर जाने वाला था कि तभी उसकी बहन मोहिनी ने उसे रोक लिया। भैया, हम सबको ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मन है मोमोज खाने का। उन्हें मोमोज बनाना आता भी है। शाम को जब आप आना तो मोमोज बनाने का सामान लेते आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब तो हम अपने घर के बाहर खुद ही उगा लेते हैं। जो पैसे मैं कमाता हूँ उससे घर चलना ही मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर आना भैया। एक बहन होकर मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकती क्या? मोहन उसी वक्त अपने आंसुओं को छुपाते हुए काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बिनने लगा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया, फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूं मैं, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर सका। घर पहुंचते ही मोहिनी ने उससे कहा, भैया, भाई अपनी बहन के लिए ना जाने क्या क्या कर देता है और आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। मोहन की पत्नी पायल थोड़ी समझदार थी। वो अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकती थी, इसलिए मोहन के बोलने से पहले ही उसने कहा, पायल, हर भाई चाहता है कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे। अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज खाना चाहती हूँ। कौन सा राजमहल मांग लिया मैंने? तुम मोमोज खाना चाहती हो ना? आज रात में तुम सबके लिए मोमोज ही बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास तो मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है, आग जलाने के लिए लकड़ियां है, खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी है। हमने अपने घर के बाहर हरी मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन ये सब उगाई रखा है। ये सब मिलाकर मैं इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या बात है भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सबसे अनोखे मोमोज जरूर बना लोगी। उसी वक्त मोहिनी और पायल घर के बाहर गई।
सारी सब्जियां लेकर अपने रसोई घर में आ गई। मोहिनी, तुम जल्दी से आटा गूंथ लो, तब तक मैं मोमोज के लिए सब्जी तैयार करती हूँ। मोहिनी आटा गूंथने लगी और पायल सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद उसकी महक बहुत अच्छी लगने लगी। भाभी, सब्जी की महक तो कमाल की आ रही है। तो इस तरह उन्होंने ढेर सारे फ्राइड मोमोज बना लिए जो सिर्फ आटा और घरेलू हरी सब्जियों से बने थे। भाभी, आपने तो चमत्कार कर दिया। मोहिनी और पायल ने मिलकर सभी के लिए मोमोज परोस दिए। उसकी सास और मोहन सब साथ बैठकर मोमोज खाने लगे। मोमोज आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है, लेकिन फिर भी मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि इतना स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगा। हाँ पायल, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अगर इसका स्वाद इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज बेचें। अगले दिन से पायल और मोहिनी घर के अंदर देसी मोमोज बनाने लगी। लोगों को उन मोमोज का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा। तो इस तरह अब मोहन ने कबाड़ बिनने का काम बंद कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।